Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our 7th lecture of chapter 6, that is about prenatal development. And the topic of concern is about genetic influences on development. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रीनेटल डेवलपमेंट में इंसान की हेरिडिटी, जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए वगैरह क्या अहम किरदार अदा करते हैं. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर डिस्कस किया जाएगा. द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट व्हाट इज हेरिडिटी, इन विच वी डिस्कस गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर दिस वी डिस्कस जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, इन विच वी डिस्कस सम सब हेडिंग्स दैट आर अबाउट जीन्स, जीनम्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, and further we discuss mitosis and meiosis. After this we discuss human chromosomes, in which we discuss how many chromosomes are present in human body, and the last heading is about basic of genetics, in which we discuss dominant traits and recessive traits. After this we discuss genotype and phenotype. Let's discuss all these headings one by one. In introduction of heredity, first of all we discuss inheritance, because after this we can easily understand what is heredity. इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत. अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, और ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि वालदैन के औसाफ का या फिर वालदैन की खूबियों का बच्चों में मुंतकिल होना. और अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो कलर ऑफ आइज़ आता है कि वालदैन की आँखों का कलर अगर ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा तो फिर चांसेस होते हैं कि बच्चों की आइज़ का कलर भी ब्लैक, ब्राउन या फिर ब्लू होगा. इसी तरह अगर स्किन कलर देखा जाए तो कुछ पेरेंट्स की स्किन जो है वो वाइट होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की ब्लैक होती है. तो उनके जो पेरेंट्स के बच्चे होंगे उनकी स्किन भी आगे से पेरेंट्स से मैच करेगी. इसी तरह अगर डिम्पल्स देखे जाएं तो जिन पेरेंट्स को डिम्पल्स होते हैं उनके बेबीज़ के भी आगे से डिम्पल होते हैं. इसी तरह अगर हेयर कलर देखा जाए, जिन किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के वाइट होते हैं, तो इसी तरह बच्चों के भी आगे से कलर उसी से मैच करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ. तो ये जो औसाफ या फिर ट्रेट्स पेरेंट्स के बच्चों में मुंतकिल होते हैं उनको हम करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या फिर ट्रेट्स कह सकते हैं, और अगर उर्दू में देखा जाए तो उसको हम खूबियाँ या फिर औसाफ कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस में हमने सीखा कि वालदैन के औसाफ बच्चों में मुंतकिल होते हैं, जबकि हेरिडिटी में हम सीखेंगे कि कौन सी वो मेकनिज़म है जिनके थ्रू वालदैन के औसाफ या उनकी खूबियाँ, करैक्टरिस्टिक्स या फिर उनके ट्रेट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में प्रोड्यूस होते हैं. क्योंकि हेरिडिटी का मतलब है वो तरीक़ाकार जिसके थ्रू खसूसियात वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज़म की बात की जाए तो तमाम इंसान देखने में एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनमें स्किन कलर का डिफरेंस हो सकता है. बाकी बुनियादी तौर पर हर इंसान की 2 आंखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसी तरह उसके 2 बाजू और 2 टांगें होती हैं. ये सब ट्रेट्स इंसान की बुनियादी शनाख्त हैं और ये वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं. जबकि जानवरों में अगर देखा जाए तो तमाम एनिमल्स के बच्चे भी अपने वालदैन जैसी खसूसियात रखते हैं. कैट को अगर देख लिया जाए, एलिफेंट को, बफलो को या फिर टाइगर को, कोई भी एनिमल अगर ले लिया जाए उसकी एग्जांपल, तो उसकी खसूसियात जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होंगी. इसी तरह जो हेरिडिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं गैमेट्स को. गैमेट्स वालदैन की खसूसियात को बच्चों में मुंतकिल करने का वाहिद ज़रिया होते हैं. अब हम देखते हैं कि गैमेट्स कहते किसको हैं. गैमेट्स को हम सेक्स सेल या फिर जर्म सेल भी कहते हैं. जर्म सेल्स आर यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जिनसी तौलीद के लिए जर्म सेल का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं कि आ गैमेट सेल कंटेन्स डबल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल होता है उससे डबल गैमेट्स के अंदर होता है.
फॉर एग्ज़ाम्पल जो गैमेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। अगर मेल में देखा जाए तो जो सेक्स सेल होते हैं उनको स्पर्म कहा जाता है, जो कि टेस्टिस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल में गैमेट्स की बात की जाए तो उनके सेक्स सेल जो होते हैं वो एग होते हैं और ये ओवरीज में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल के गैमेट्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल के सेक्स सेल का इकट्ठा हो जाना। फ्यूजन मीन्स एक हो जाना या फिर इकट्ठा हो जाना। तो टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या एक न्यू बच्चे की पैदाइश के लिए जब मेल और फीमेल के जर्म सेल इकट्ठे होते हैं तो उस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन के दौरान पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। आइए इनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जीन्स क्या होते हैं, किसको जीन कहा जाता है। जीन्स आर सेगमेंट और स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। सेगमेंट मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा है या फिर स्मॉल पार्ट एक छोटा सा हिस्सा है किसका, डीएनए का। तो डीएनए के अंदर जो स्मॉल सेगमेंट होते हैं उसको जीन्स कहा जाता है। ईच जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन ट्रेड्स, यानी कि हमारे अंदर जो भी खूबियाँ पाई जाती हैं उसकी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद होती है, जीन्स में मौजूद होती है। तो ह्यूमन हैव ओवर 1 लाख जीन्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। आ जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वालदैन की जो खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं वो जीन्स के थ्रू होती हैं। इट स्टोर्स एंड कैरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, यानी कि जिस तरह हमारा दिमाग है उसमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज मौजूद होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज मौजूद होती हैं, कुछ हमारी तलख यादें महफूज होती हैं, कुछ हमारी अच्छी यादें महफूज होती हैं दिमाग में। तो ये जो मेमोरीज हमारी स्टोर होती है ना, इसी तरह जीन्स ने बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है इंसान की वो अपने अंदर स्टोर की होती है। एक एक खूबी से मुतल्लिक ये वाक़िफ़ होता है। मिसाल के तौर पर जीन्स में इंफॉर्मेशन ये स्टोर होती है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की 2 आँखें होंगी, उसकी आँखों का कलर कैसा होगा, या फिर उसके 2 कान होंगे, उसके कानों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके 2 टांगें होंगी, 2 हाथ और 2 पाँव होंगे, उसके हाथ और पाँव की उंगलियां 5-5 होंगी और उन 5-5 उंगलियों के जो नेल्स हैं वो किस तरह के होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जो एक एक खूबी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है ना, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो जीन्स के अंदर मौजूद होती है। जीन्स के बाद हम डिस्कस करेंगे जीनम को कि ये क्या होते हैं। जीनम इज़ द सम ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल इन एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जितने भी जीन्स हैं उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, उनकी तादाद को इकट्ठा किया जाए तो वो जीनम कहलाते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उन 46 क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द जीन्स मौजूद होते हैं। तो उनकी अगर तादाद को इकट्ठा किया जाए तो 23,000 से 25,000 तक जीन्स जो हैं एक इंसान में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इज़ द एब्रीवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में अगर देखा जाए तो ये हर शख्स का डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स एक शख्स के दूसरे से मैच नहीं कर सकते, इसी तरह एक पर्सन का डीएनए दूसरे से मैच नहीं कर सकता। द न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड फंक्शंस, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में मौजूद होती है। डीएनए में मौजूद होता है इंफॉर्मेशन कि एक सेल की ग्रोथ किस तरह होती है, उसकी डिवीजन किस तरह होनी है, या फिर उस सेल ने फंक्शन किस तरह करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती है। डीएनए इज़ लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, यानी कि ये एक डबल पेयर की शक्ल होती है। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जीन से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि हमारी आँखों का कलर कैसा होगा,
हमारे बाल कैसे होंगे, या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किस पर होगी, हाइट हमारी की बॉडी की कितनी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। अगर फर्दर देखा जाए डीएनए के बारे में, तो डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के गिर्द लिपटा हुआ होता है। इन प्रोटीन्स को हिस्टोन कहा जाता है। असल में डीएनए काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे तो डीएनए को न्यूक्लियस में स्टोर करना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया जाए तो क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के वक्त विजिबल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कुछ उलझे हुए धागे की तरह नज़र आते हैं हमें, लेकिन जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए होता है या फिर जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो सारे कंडेंस होने लगते हैं और क्रोमोसोम्स में पनाह ले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सेल डिवीजन के वक्त सारा जेनेटिक मटेरियल हर डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो सके। अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की तादाद को देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जबकि टोटल अगर क्रोमोसोम्स की तादाद देखी जाए तो वो 46 होती है। 22 पेयर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स की तरफ से जाइगोट रिसीव करता है, और एक पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। वो एक जो क्रोमोसोम है मदर की तरफ से रिसीव करता है जाइगोट, और दूसरा फादर की तरफ से रिसीव करता है, और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। मेल में अगर देखा जाए तो मेल स्पर्म में एक्स और वाई होते हैं क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल की ओवम में एक्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ माइटोसिस, के माइटोसिस होते क्या हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम्स पेरेंट्स सेल्स में पाए जाते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स अगर डॉटर सेल्स में भी पाए जाते हैं, तो ये अगर डिवाइड हो जाएं सेल्स तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं। यानी सेल डिवीजन जो होती है वो माइटोसिस कहलाती है। और सेल डिवाइड्स ओनली वन टाइम, यानी कि माइटोसिस में सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा डिवाइड होते हैं। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ये जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सेल्स में पूरी बॉडी के सेल्स आते हैं, लेकिन सिवाय गैमेट्स के यानी कि सेक्स सेल के अलावा तमाम जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनमें माइटोसिस पाया जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, यानी कि जो माइटोसिस में न्यूक्लियस होता है वो एक ही दफ़ा डिवाइड होता है। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल बनते हैं। डॉटर सेल क्या होते हैं? ये एक सेल से जब नया सेल बनता है तो उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, डॉटर सेल मतलब कि 2 जो हुलिये होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट बनते हैं जिसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड मीन्स 2 हुलिये बनते हैं, तो जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ही तेज़ी से बनते हैं। डॉटर सेल्स फॉर्म सोमैटिक ऑर्गन्स, यानी कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो आगे जाकर जो जिस्मानी ऑर्गन्स हैं वो बनाते हैं। देयर इज़ ओनली वन प्रोफेज, यानी कि इसके अंदर पहली जो स्टेज आती है वो प्रोफेज होती है। प्रोफेज से पहले अगर देखा जाए तो इंटरफेज होती है, जिसमें सेल जो है वो पेरेंट सेल आते हैं। पेरेंट सेल के बाद प्रोफेज स्टार्ट होती है जिसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि कितने हैं पेरेंट्स सेल में, फॉर एग्जांपल अगर 4 हैं तो फिर वो 4 जो हैं आगे जाकर जब डिवाइड होंगे डॉटर सेल में तो उनमें भी 4 ही होंगे। तो पहली जो फेज़ आती है वो प्रोफेज होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल 4 क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ आती है मेटाफेज़। मेटाफेज़ अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, यानी कि वो कॉपी होगा, उसके जैसा एक और जो क्रोमोसोम है वो बन जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। तो उसको हम सिस्टर क्रोमैटिक भी कहते हैं। ये मेटाफेज़ में बनते हैं। उसके बाद थर्ड फेज़ आती है जिसे एनाफेज़ कहा जाता है। एनाफेज़ में जो स्पाइडल
स्पाइडल फाइबर हैं, यानी कि एक धागानुमा साख्त होती है जो कि क्रोमोसोम्स को दाईं और बाईं तरफ खींचती है, यानी कि जो राइट साइड पे फाइबर होंगे वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे और जो लेफ़्ट साइड पर फाइबर होंगे वो अपनी तरफ खींचेंगे, और ये फिर क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, जो रेप्लिकेट हुए होते हैं ना क्रोमोसोम्स मेटाफेज के अंदर, उसको ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है एनाफेज के अंदर, जिसके नतीजे में ये पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी ये अपनी कॉपी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्टेज आती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है कि इसमें सेल अपने आप को हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी कि आधा बन जाता है सेल। फिर ये हाफ सेल जो है वो दो अलग से सेल्स बन जाते हैं, दो सेपरेट सेल बन जाते हैं। फिर ये पहले में और दूसरे में भी चार चार सेल जो हैं वो बन जाते हैं, यानी कि जब पेरेंट सेल हमारे पास आया था तो उसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, और जब ये टेलोफेज में डिवाइड हो जाते हैं दो हिस्सों में तो फिर उसमें भी ये 4 सेल बन जाते हैं, जिसे फिर आगे जाकर डॉटर सेल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इन फेजेस से ये सीखा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड इन द डॉटर सेल्स, कि डॉटर सेल में जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो चेंज नहीं होता, यानी कि जो नंबर सेल पेरेंट्स में था वही यहाँ पर मौजूद रहेगा डॉटर सेल में। क्रोमोसोम्स नंबर डबल्स एट द बिगनिंग, यानी शुरू में वो डबल हुए थे, जैसे कि हमने देखा कि मेटाफेज के अंदर जब सेल डिवीज़न होती है तो वो डबल हो जाते हैं। 4 सेल हैं तो वो 8 बन जाते हैं, डबल कॉपी उनकी रेप्लिकेट होकर बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो एनाफेज में आते हैं और डिवीज़न स्टार्ट होती है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फिर से, और एक अलग से सेल बना लेते हैं अपना। सेल डिवीज़न यानी कि 2 हो जाती है उनकी, तो ये फिर से अलग हो जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है वो सेम ही रहती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ म्योसिस, कि म्योसिस क्या होते हैं। जो इंसान के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको म्योसिस कहा जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो सेल्स होते हैं उनको म्योसिस कहते हैं। इट अकर्स इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मीन्स सेक्स सेल, तो जो मेल और फीमेल के सेक्स सेल होते हैं उसमें म्योसिस पाए जाते हैं। मेल के जो सेक्स सेल हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल के सेक्स सेल एग होते हैं, उसमें ये म्योसिस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड्स 2 टाइम्स, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो 2 दफ़ा डिवाइड होता है, उसके बाद डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। इट अकर्स लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि ये माइटोसिस की निस्बत तेज़ी से काम नहीं करते। जो सेल डिवीज़न थी माइटोसिस में वो बहुत तेज़ी से होती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से नहीं होती। डॉटर सेल्स फॉर्म गैमेट्स, यानी कि जो डॉटर सेल बनते हैं डिवीज़न के बाद वो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? ये जर्म सेल होते हैं जिनको सेक्स सेल भी कहा जाता है। ये मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म बनते हैं उनको म्योसिस बनाते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, यानी कि जब क्रोमोसोम्स म्योसिस में पहली दफ़ा डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। क्रोमोसोम्स नंबर इज़ नॉट डबल्ड, शुरू में जो क्रोमोसोम्स नंबर की तादाद है वो डबल नहीं होती। इट डबल्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न, जब म्योटिक डिवीज़न की पहली स्टेज मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद इनकी तादाद डबल होती है। अब हम म्योसिस की एक डायग्राम के थ्रू एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जब क्रोमोसोम्स की डिवीज़न होती है तो वो पेयर बन जाते हैं। जो पेयर बनते हैं उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब माइटोसिस के में हमने पढ़ा तो वहाँ पर रेप्लिकेशन होती है सेल्स की, यानी कि वो डबल होते हैं, जिसे क्रोमेटिक सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पेयर की सूरत में बन जाते हैं। जब स्पाइडल फाइबर इनको फिर सेपरेट करते हैं, यानी कि वो राइट और लेफ़्ट साइड से पुल करते हैं, राइट साइड के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं और लेफ़्ट साइड के जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसके नतीजे में सेंट्रोमेयर जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। सेंट्रोमेयर क्या होते हैं कि दो सेल का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि जो पेयर बना होता है वो एक दूसरे से
से अलग होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म दरमियान से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर सेल जो होते हैं वो एक जो पेयर होगा राइट साइड वाला वो एक सेल में चला जाएगा और जो लेफ़्ट साइड वाला पेयर होगा वो दूसरे सेल में चला जाएगा। अब इस पुलिंग के नतीजे में दो जो डॉटर सेल हैं वो वजूद में आते हैं, यानी कि दो डॉटर सेल बन जाते हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 2 होगी। अब उसके बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है मियोसिस की, जिसमें डॉटर सेल अपने आप को माइटोसिस की तरह ही डिवाइड करेगा, यानी कि जो प्रोसीजर फिर माइटोसिस में हुआ था सेल डिवीजन का वही फिर से यहाँ पर होगा। Now we discuss last heading of our outline, that is about basics of genetics, in which we discuss dominant traits versus recessive traits, and after this we discuss genotype versus phenotype. डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रेड्स में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेड्स क्या होते हैं, उसके बाद डोमिनेंट ट्रेड्स किसको कहते हैं और उसके बाद देखेंगे रिसेसिव ट्रेड्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स से मुराद वो करैक्टरिस्टिक्स, वो खूबियाँ या वो औसाफ हैं जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं जीन्स के थ्रू। मिसाल के तौर पर हेयर, आई, डिम्पल, फेशियल फ्रेकल्स, टंग, ईयर लोब, आई कलर, लिप्स वगैरह। जबकि डोमिनेंट ट्रेड्स से मुराद वो वाले औसाफ या वो खूबियाँ हैं जो कि गालिब आती हैं, यानी कि जो मुंतकिल हो जाती हैं वालिदैन से बच्चों में। जैसे कि हेयर अगर देखें, वालिदैन के अगर कर्ली हेयर होंगे तो बच्चों के भी कर्ली हेयर होंगे अगर डोमिनेंट ट्रेट होगा तो। उसके बाद अगर आई कलर होगा पेरेंट्स का ब्लू तो फिर बच्चों का भी ब्लू होगा, अगर उनका ब्लैक होगा तो फिर बच्चों का आई कलर भी ब्लैक होगा। उसके बाद डिम्पल्स देखते हैं कि अगर पेरेंट्स के डिम्पल होंगे मदर या फादर्स में से किसी एक के या दोनों के, तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी डिम्पल्स आएंगे अगर डोमिनेंट ट्रेट होंगे। तो फेशियल फ्रेकल्स अगर देखेंगे तो समटाइम्स होता है कि पेरेंट्स के अगर फ्रैकल्स होंगे तो बच्चों में भी होंगे और अगर उनके नहीं होंगे तो फिर बच्चों में भी नहीं होंगे। टंग देखी जाएगी अगर उनकी, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होंगे उसमें एबिलिटी होगी उस टंग को रोल करने की, जबकि अगर रिसेसिव ट्रेट होंगे तो फिर उसमें इनएबिलिटी होगी रोल करने की। उसके बाद ईयर लोब देखेंगे। ईयर लोब कहते हैं उस जगह को जहाँ पर ईयर के नीचे गोल सा स्ट्रक्चर बना होता है, एक स्किन होती है जहाँ पर फीमेल्स ईयर रिंग्स पहनती हैं, उसको ईयर लोब कहा जाता है। तो ये कुछ लोगों की ईयर लोब जो होती है वो फ्री होती है, यानी कि अटैच नहीं हुई होती स्किन के साथ, जबकि कुछ लोगों की जो होती है वो अटैच हुई होती है स्किन के साथ। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की वजह से होता है। उसके बाद है आई कलर के, अगर डोमिनेंट ट्रेट होगा तो आई जो होगी वो कलर मैच होगा उसका, और अगर आई कलर डिफरेंट होगा पेरेंट्स से और वो रिसेसिव हो जाएगा यानी कि वो डोमिनेंट नहीं होगा तो फिर कलर आई का जो है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। उसके बाद लिप्स की अगर बात करें तो कुछ लोगों के ब्रॉड लिप्स होते हैं और कुछ लोगों के थिन लिप्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये सिर्फ इस वजह से होते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स यानी कि कुछ ट्रेट्स होते हैं वो गालिब आ जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, वो गालिब नहीं आते, पीछे रह जाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे औसाफ हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर कलर ऑफ स्किन, हाइट और उसके अलावा इंटेलिजेंस, ये सारे भी वो औसाफ हैं जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में आते हैं और ये पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू बच्चों में मुंतकिल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नाउ वी डिस्कस जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। जीनोटाइप फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। द जीनोटाइप इज़ एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जो जीन्स से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। जीनो मीन्स जीन्स के मुतल्लिक जो मालूमात है उसको जीनोटाइप कहते हैं।
जीनोटाइप की अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए कि कौन डिसाइड करता है, तो जीन्स डिसाइड करते हैं कि इसके पेरेंट्स का ये ब्लड ग्रुप था, और जीन्स ने बाद में डिसाइड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसका तयन जो होता है वो फिनोटाइप से किया जाता है, यानी जीन्स के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलती है, फिनोटाइप से। फिनोटाइप से हमें पता चलता है कि जीन्स ने एक ऑफस्प्रिंग के लिए क्या चीज़ चूज़ की है। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स के डिम्पल हैं फेस पर और ऑफस्प्रिंग के फेस पर भी डिम्पल हैं, तो जब बेबी दुनिया में आता है तो हम उसको देखते हैं फिज़िकली उसका फेस, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि जीन्स ने ये वाली जो खसूसियत है पेरेंट्स की वो बच्चे में मुंतकिल कर दी है, डिम्पल्स वाली। उसके अलावा अगर ब्लू आइज़ हैं पेरेंट्स की, तो बच्चे की भी अगर होंगी तो हम जीन्स को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जीन्स ने इंफॉर्मेशन जो है वो खसूसियत जो है वो मुंतकिल कर दी है। तो ये खसूसियत हम देखते हैं जिस्म में, यानी कि उसके फ़िज़िकल जो फ़ीचर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि जीन्स ने कौन सी खसूसियात, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल की हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फिनोटाइप। फिनोटाइप जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें फ़िनो मीन्स फ़िज़िकल से मुतल्लिक जो मालूमात है उसको फ़िनोटाइप कहा जाता है। जैसे जीनोटाइप में जीन्स से मुतल्लिक मालूमात होती हैं, ऐसे ही फ़िनोटाइप में फ़िज़िकल से मुतल्लिक जो मालूमात होती हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, उनको फ़िनोटाइप कहा जाता है। द फ़िनोटाइप इज़ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फ़िज़िकल ट्रेड्स, यानी कि जो जिस्मानी औसाफ होते हैं जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उन करैक्टरिस्टिक्स के सेट को फिनोटाइप कहा जाता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर आते हैं, यानी कि जो खूबियाँ और जो रवैया जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं फ़िज़िकली, वो फिनोटाइप कहलाते हैं। इसमें वो खूबियाँ होती हैं जिनको दूसरे लोग देखकर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसकी आँखों का कलर क्या है, इसके हेयर कर्ली हैं या फिर स्मूथ हैं, इसकी डिम्पल्स शो हो रहे हैं फेस पर या फिर नहीं हो रहे, इसकी टंग कैसी है, इसके लिप्स कैसे हैं, इसका स्किन कलर कैसा है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स, ये औसाफ औसाफ जो हैं फिनोटाइप कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.